नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने छोटे से प्यारे से YouTube चैनल में। आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से YouTube फैमिली जो है धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम आपके लिए जो है डेली वीडियो लेकर के आते रहेंगे। देखिए, आज जो है हम लोग के पढ़ना है निषेचन के बारे में। निषेचन क्या होता है दोस्त कि जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे हर बार पुरुष और स्त्री का संयोजन होता है, यानी कि पुरुष और स्त्री का आपस में संपर्क होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार निषेचन हो। निषेचन की क्रिया कब होती है? जब पुरुष और स्त्री का संबंध बनता है, पुरुष की सीसन से वीर्य निकल के महिला के योनि में प्रवेश करता है और योनि के रास्ते फैलोपियन नलिका में जाता है और फैलोपियन नलिका में अंडाणु इंतजार करते रहता है शुक्राणु के। तो जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, यानी कि दोनों का आपस में संयोजन होता है, तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक पुरुष का संबंध स्त्री से बन गया तो निषेचन हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। जी, निषेचन कब होता है? जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। तो अंडाणु का मिलन शुक्राणु से कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। तो देखिए, जैसे ये आपका फैलोपियन नलिका है, जो पतली सी नली दिखाई दे रही है दोस्त, यही आपका नलिका क्या है? यही आपका ये फैलोपियन नलिका है। इसी नली में जैसे शुक्राणु इस रास्ते से होकर के आता है और यहाँ पर इस नली में आपका शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। फिर शुक्राणु अंडाणु के मिलन हो जाता है, संयोजन हो जाता है, तो वो जो निषेचित अंडाणु होता है वो फिर चल जाता है गर्भाशय में चला जाता है। गर्भाशय में जा कर के और भ्रूण का वहीं विकास होता है और विकास होकर के 1 सप्ताह के अंदर जो है भ्रूण जो होता है गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है और फिर उस भ्रूण को गर्भाशय के दीवार से पोषण मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है तो इस प्रकार से देखिए, शुक्राणु का जो सिर होता है अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन इसका जो पूंछ होता है ये सब बाहर रह जाता है टूट करके। और जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु को भेद करके अंदर प्रवेश करता है, जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु के दीवार को भेद करके अंदर पहुंचता है, तो देखिए ये है अंडाणु का केंद्रक और ये है शुक्राणु का केंद्रक। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? संयोजित हो जाते हैं। तो इसमें 23 क्रोमोसोम होता है, इसमें 23 क्रोमोसोम होता है, मिल करके 46 क्रोमोसोम हो जाता है और उसमें वो सारा गुण होता है जो एक शिशु के संपूर्ण अंग का विकास कर सके। तो अंडाणु और शुक्राणु का जब जैसे ही मिलन हो जाता है तो इसके बाद ये अंडाणु के ऊपर एक कठोर आवरण बन जाता है। अंडाणु के ऊपर से एक कठोर आवरण बन जाता है और इस आवरण को दूसरा कोई शुक्राणु नहीं भेद पाता है। यानी कि एक अंडाणु का मिलन एक शुक्राणु से होने के बाद उसमें दूसरा कोई शुक्राणु इंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही दोनों का केंद्रकों का संयोजन होता है तो इसके ऊपर एक कठोर आवरण बन जाता है। तो कहिएगा कि सर जुड़वा बच्चा कैसे पैदा हो जाता है? तो कई बार क्या होता है कि जब अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट किसी कारण से 2 समान कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इस प्रकार से 2 अलग अलग बढ़ जाता है और वही दोनों विकसित होता है तो उससे 2 शिशु का निर्माण होता है। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों अलग होने के बाद दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, तो जो शिशु जन्म लेता है तो दोनों का बॉडी आपस में जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन यदि दोनों पूरी तरह से अलग हो जाता है तो 2 अलग अलग शिशु का जन्म होता है। ज़्यादातर ऐसा संभावना रहता है कि दोनों शिशु का फेस एक समान होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शिशु लड़का हो जाता है और एक शिशु लड़की हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों का फेस अलग अलग भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर संभावना रहता है कि निषेचन के बाद जो एगो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट 2 समान कोशिकाओं में बढ़ जाता है, तो उससे 2 अलग अलग शिशुओं का जन्म होता है। और जब दोनों चिपका रहेगा तो आपस में और दोनों अलग अलग हो जाएगा तो कभी कभी एक लड़का एक लड़की भी हो जाता है, ठीक ना। तो निषेचन आप समझ गए कि निषेचन क्या होता है। हर संयोग निषेचन नहीं होता है। जब तक अंडाणु के मिलन शुक्राणु से नहीं हो तब तक निषेचन नहीं होता, ये बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही निषेचन होता है तो जो कोश उसमें उसका जो एथी होता है जाइगोट, यानी कि युग्मनज जो बनता है निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट जो है 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, 16 कोशिकीय में विभाजित होकर के फिर फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय की दीवार से आकर के जुड़ जाता है और 1 सप्ताह के अंदर ये क्रिया हो जाता है। 1 सप्ताह के अंदर जो युग्मनज होता है जाइगोट
यानी कि भ्रूण, वो आ करके गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और धीरे धीरे 28 दिन के अंदर में एक छोटा सा नाल बन जाता है और उसी नाल के माध्यम से शिशु के शरीर में पोषण पहुंचता है। और जो भी शिशु के शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी के माध्यम से फिर माता के शरीर में छोड़ दिया जाता है। और बच्चे के शरीर में जो अथी होता है, जो भी पोषण पहुंचता है वो रक्त के माध्यम से पहुंचता है। यानी कि माँ जो भी खाएगी वो माँ के रक्त में जाएगा और रक्त के माध्यम से शिशु के शरीर में जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बच्चा माता के गर्भ में सांस लेता है नाक से या मुंह खोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी बच्चे के मुंह में पहुंचता है सब शरीर में पहुंचता है, वो सब गर्भनाल के द्वारा पहुंचता है, ठीक है, जिसको हम अपरा के नाम से जानते हैं। इसको अपरा या जरायु भी कहा जाता है, अपरा या जरायु कहा जाता है। तो निषेचन क्रिया के 1 सप्ताह के बाद भ्रूण के गर्भाशय के आंतरिक दीवार से संबंधित यानी कि जुड़ने की जो क्रिया होती है उसको अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। 1 सप्ताह के अंदर जो भ्रूण जो होता है माता के गर्भाशय से चिपक जाता है और वहीं से पोषण प्रदान करता है, प्राप्त करता है, जिस क्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और देखिए इसमें बहुत अच्छा एक बात होता है कि जैसे एक शुक्राणु भेद करके अंडाणु के अंदर पहुंच जाता है तो फिर दूसरा शुक्राणु उसको भेद नहीं सकता है, क्योंकि उसमें विस्फोट होता है और एक कठोर आवरण बन जाता है, ठीक ना। तो ये बहुत अच्छा बात है, लेकिन फिर भी कभी कभी जुड़वा बच्चा हो जाता है। उसका कारण हम आपको बता ही दिए कि कोशिका में डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है और 2 अलग अलग देखिए बच्चा जन्म ले लेता है। अब देखिए जैसे ही गर्भ धारण होता है तो उस बच्चे के विकास शुरू हो जाता है। माँ के शरीर में गर्भ के अंदर बच्चा के विकास शुरू हो जाता है और यह क्रिया 9 महीना तक ले चलता है। अलग अलग अवस्थाओं में शिशु का दिल बनता है, उंगली बनता है, दिमाग बनता है, आँख बनता है। तो 9 महीना में बच्चे के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक है मनुष्य में सगर्भता की अवधि 9 महीने में होने वाले परिवर्तन। तो क्या क्या होता है दोस्त? तो देखिए पहला है कि 1 महीने के बाद शिशु का हृदय निर्मित होता है। 1 महीना के बाद शिशु का दिल बन जाता है। फिर दूसरा माह के अंत में पाद और अंगुलियां विकसित हो जाती है, यानी कि शिशु का छोटा छोटा उंगली और जो पैर का जो अथी है वो सब बन जाता है। फिर है पहले 3 माह के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। लगभग 3 महीने तक शरीर में जितना भी अंग है लगभग में सब धीरे धीरे विकसित हो जाता है। इसीलिए देखिएगा कोई महिला गर्भपात करवाती है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि बच्चा लड़का है लड़की है, तो डॉक्टर को कहता है कि 3 महीना के अंदर जो गर्भपात होता है वो सेफ होता है। 3 महीना के बाद जो गर्भपात कराया जाता है तो वो अनसेफ होता है, क्योंकि उस समय बच्चा का लगभग सभी अंग तंत्र विकसित हो चुका होता है। फिर 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगना देखा जा सकता है। जैसे 5वां महीना में बच्चा जो है शरीर में हिलने डुलने लगता है और सिर पर बच्चा का बाल निकल जाता है। सिर के ऊपर बच्चा क्या होता है दोस्त? बाल निकलता है। देखिए बच्चा है ना, इसके देखिए छोटा छोटा आपको बाल दिखाई दे रहा होगा, ये माता के गर्भ में का सीन है, ठीक ना। तो 5वें महीना के अंदर में बच्चे के सिर पर और शरीर पर बाल निकलने लगता है और बच्चा जो है माता के गर्भ में हिलना डुलना गति शुरू कर देता है। फिर 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। इसके साथ ही आँखों की पलकें अलग हो जाती है और ब्राउनियाँ भी बन जाती है। ब्राउनी मतलब ई वाला और आँख के पलक मतलब ई वाला, ठीक है। फिर 9 महीने के अंत में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। 9 महीना में शिशु जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। और प्रसव के दौरान जो पीड़ा होता है उसको हम लोग प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो महिलाओं में जो प्रसव पीड़ा शुरू होता है तो वो प्रसव की शुरुआत होती है, ठीक है दोस्त, जिससे एक स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। और जब महिला शिशु को जन्म देते रहती है उस समय रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है महिला के शरीर से, और वह रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है महिलाओं के योनि को चौला करता है ताकि शिशु जो है आराम से शरीर से बाहर निकल जाए। उस समय ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन भी महिला के शरीर से उत्पन्न होता है, जिसके कारण महिलाओं के शरीर में दुग्ध का उत्पादन होता है। और उसी ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण महिलाओं में ममतत्व का जन्म होता है। देखिएगा माँ का जो ममता होता है
वो बहुत ज़्यादा होता है अपने बच्चे के प्रति। तो माँ में ममतत्व कहाँ से जन्म लेता है, तो वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण। तो जब बच्चा का जन्म होते रहता है तो गर्भाशय में संकुंचन होता है, गर्भाशय फैलता सिकुड़ता है, और उसी दौरान ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। रिलैक्सिन नामक हार्मोन जो होता है मादा योनि को चौड़ा करता है और शिशु को बाहर आने में मदद करता है, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है महिला के अंदर ममतत्व को जन्म देता है, जिसके कारण महिला जो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करती है। देखिएगा, दुनिया में जितना प्यार माता कर सकती है उतना प्यार पिता नहीं करते हैं, सीने से लगा करके। और देखिए, इसके बाद बच्चे के शरीर में जैसे गर्भ के अंदर जनन परतों का बच्चों में निर्माण होता है। तो जैसे गर्भ में जब शिशु रहता है तो उस समय जनन परत बनता है, और 3 मेनली जनन परत होता है। तो 3 जनन परत कौन कौन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक परत होता है एंडोडर्म। इस 3 वो परत है जनन परत जो शिशु में भ्रूण में विकसित होता है। तो देखिए, एंडोडर्म क्या है कि भ्रूण के आंतरिक कोशिका, जो भ्रूण होता है तो उसके शरीर के सबसे अंदर की जो कोशिका होती है, कोशिका के समूह कुछ कोशिकाएं अलग अलग होकर के ब्लास्टोसिन में विस्तारित हो जाती है तथा प्रथम एंडोडर्म कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं तेजी से संख्या में वृद्धि करके ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी परत के नीचे द्वितीय परत को बनाती है। तब ये सभी कोशिकाएं धीरे धीरे एक स्थान को घेरती है तथा एक नलिका जैसी रचना बनाती है, जिसे प्रारंभिक आहार नली कहते हैं। आंतरिक कोशिका समूह की बची हुई सभी कोशिकाएं एक निश्चित रूप से व्यवस्थित होकर भ्रूणिक पिंड का निर्माण करती है। देखिए, एंडोडर्म का क्या है कि जैसे भ्रूण जो विकसित होता है तो शरीर के सबसे आंतरिक परत बनाता है, जिससे हम लोग के आहार नाल विकसित होता है, एक भ्रूणिक पिंड बना देता है, और वही पिंड धीरे धीरे विकसित हो जाता है, उसके ऊपर एक के बाद एक परत चढ़ते चल जाता है। फिर देखिए, दूसरा परत है मेसोडर्म का निर्माण। मेसोडर्म क्या होता है, जो भ्रूणिक पिंड बना था तो भ्रूणिक पिंड के पुच्छीय भाग की कोशिकाएं विभाजित होकर पिंड के स्थानीय हिस्से को मोटा बना देती है, और आगे चलकर ये कोशिकाएं भ्रूणिक पिंड से स्वतंत्र हो जाती है तथा मेसोडर्म परत का निर्माण करती है, यानी कि बिचला परत बनाता है। फिर देखिए, एक्टोडर्म का निर्माण। एक्टोडर्म का निर्माण क्या है कि मेसोडर्म के निर्माण के पश्चात भ्रूणिक पिंड की बची हुई सभी कोशिकाएं स्वतः एक परत के रूप में व्यवस्थित होकर एक्टोडर्म परत का निर्माण करता है। एक्टोडर्म जो है सबसे बाहरी परत है शिशु का, और ये 3 गो परत बनता है। अब देखिए, इन तीनों परतों का भविष्य क्या है, आखिर जो तीनों परतों का भविष्य क्या है जीवन में, तो 3 जनन परतों का भविष्य क्या है भाई, भविष्य इसका। तो देखिए, एक्टोडर्म की कोशिकाएं त्वचा बनाती है, जो यानी कि ऊपरी परत जो हम लोग का है, एक्टोडर्म की त्वचा कोशिकाएं त्वचा बनाती है, मस्तिष्क बनाती है, मेरुरज्जु बनाती है तथा तंत्रिका का निर्माण करती है। देखिए, सबके भविष्य जान लीजिए कि क्या क्या है, ये सबके क्या क्या बनाता है शरीर में। तो एक्टोडर्म की कोशिकाएं आपका त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका का निर्माण करती है। फिर एक एंडोडर्म प्रारंभिक आहार नली बनाती है, जो बाद में परिवर्तित होकर के पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इस स्तर की कोशिकाएं श्वसन तंत्र, मूत्राशय तथा कर्ण यानी कि कान के मध्य भाग का भी निर्माण करती है। फिर देखिए, मेसोडर्म। मेसोडर्म का क्या काम है दोस्त, मेसोडर्म की कोशिकाएं परिवर्तित होकर अनेक अंगों जैसे नोटोकार्ड, मांसपेशियाँ, हृदय, रुधिर, वाहिनियाँ मतलब रक्त वाहिनी जो है, जिसके माध्यम से हम लोग शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, फिर वृक्क, फिर जनन अंगों का निर्माण करती है। और इस अंतर कोशिका समूह में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये सभी ऊतकों एवं अंगों का निर्माण कर सकती है। देखिए, शरीर का सबसे ज़बरदस्त यदि कोई कोशिका है तो वो है आपका स्टेम सेल्स। एकरा में इतना क्षमता होता है कि शरीर के सारा अंग को अकेले निर्माण कर सकता है, एक अंग के निर्माण करता है स्टेम सेल्स, ठीक ना। स्टेम सेल्स बहुत ज़बरदस्त सेल है, इसमें इतना क्षमता है कि सभी ऊतकों और सभी अंगों को अकेले क्या कर सकता है,
बना सकता है और ये हम लोग के शरीर में जन्म के माध्यम से बनता है। बताइए कितना हम लोग में ज़बरदस्त क्षमता है। अब देखिए प्रसव एवं दुग्ध स्रवण है। प्रसव क्या होता है कि गर्भ अवधि 9 महीना पूरा होने के बाद महिला में प्रसव पीड़ा उत्पन्न होता है और प्रसव पीड़ा के दौरान शिशु जो है, गर्भस्थ शिशु मादा के शरीर से बाहर निकलता है, माता के शरीर से बाहर निकलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। और प्रसव के दौरान गर्भाशय की दीवार में संकुंचन होता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि गर्भ के पूर्ण हो जाने के बाद गर्भाशय में विशेषतः संकुचन होता है, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु बाहर निकल जाता है। गर्भ से होकर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन गर्भाशय पेशी में संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे शिशु का गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर निकल जाता है और प्रसव के साथ साथ अपरा भी बाहर निकल जाता है। जैसे जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय तो बताएं ही आपको कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बनता है और रिलैक्सिन नामक हार्मोन बनता है। ठीक है। स्त्री में सगर्भता के समय स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार का परिवर्तन होता है तथा शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रवण आरंभ हो जाता है। शिशु कई महीनों तक माता का दुग्ध स्रवण करता है और दुग्ध स्रवण के आरंभ में माँ के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता का दूध जो है, जैसे एक शिशु का जन्म होता है तो बच्चे को माता के दूध 6 महीना तक पिलाना चाहिए, क्योंकि 6 महीना तक ले जो बच्चा दूध पीता है तो माँ के शरीर से एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में जाता है, जिससे बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ठीक ना। तो बच्चों में बीमारी से लड़ने की क्षमता कहाँ से आती है, तो माँ के शरीर से। तो कैसे, तो बच्चा जब दूध पीता है तो माँ के शरीर से एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में आता है, जिससे बच्चा में बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। तो कम से कम शिशु को 6 महीना तक ले दूध जरूर पिलाना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि उसमें माँ के शरीर में एंटीबॉडी होता है जो शिशु प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने में विशेष सहायक होते हैं, जो शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है और बच्चा बीमार नहीं पड़ता है। और जन्म के बाद महिलाएं जो है बच्चे को 6 महीने तक ले दूध पिलाती है। तो जैसे महिला जब एक तो गर्भ धारण करती है तो 9 महीने तक महिला के शरीर में कोई मासिक चक्र नहीं चलता है, और जब तक ले महिला दूध पिलाती है अपने बच्चे को तब तक ले उसका मासिक चक्र भी प्रारंभ नहीं होता है। लगभग 5 से 6 महीना तक ले महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके शरीर में मासिक चक्र का प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया आपका कि महिला जिसे जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके गर्भाशय की दीवार में संकुंचन होता है और शिशु बाहर निकलता है, और महिला के स्तन में जो दुग्ध ग्रंथि होती है वो में परिवर्तन आता है। महिला के स्तन में दूध बनता है और दुग्ध का स्रवण प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए अंदर में दुग्ध कैसे बनता है इसके बारे में लोग जानेंगे। मादा स्तन की संरचना, जो मादा का स्तन होता है जिससे बच्चे को दूध पिलाती है, तो मादा के अंदर जो होता है दूध के लिए छोटी छोटी कुपिकाएँ बनी होती है। देखिए जो है ना ये सब दुग्ध कुपिकाएँ हैं, इसी में क्या होता है दूध आ करके जमा होता है, यही सब में दूध आके जमा होता है, दूध जो बनता है शरीर में, और यहाँ से दुग्ध वाहिनी एक होता है और इसी के माध्यम से शरीर से बच्चा जब खींचता है दम लगा करके तो दूध जो है शरीर से बाहर निकलता है। तो महिला के शरीर में स्तन के अंदर में बहुत सारा 15-20 गो दुग्ध कुपिकाएँ होती है, उसी के अंदर दूध स्टोर होता है। जब बच्चा उसको खींचता है तो दुग्ध जो उनको पिकाओं से बाहर निकलती है, और यहाँ पर गांठ की तरह होता है, गुलठी गुलठी टाइप का होता है। ठीक ना, स्तन में, और उसी में दूध रहता है। कभी कभी बच्चा जो है पीने के दौरान अपना मुंह से भी उस गुलठी को दबा देता है तो स्तन में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इन्हीं कुपिकाओं में दूध बनता है और स्टोर होता है। देखिए लिखा हुआ है इसमें सब कि कार्यशील स्तन ग्रंथि, कार्यशील मतलब कि जिस महिला के शरीर में दूध बन रहा है वैसी ग्रंथि की बात हो रही है। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन युग्म संरचना, स्तन युग्म संरचना मतलब कि एक जोड़ा महिलाओं में आपका यथी होता है जिनमें ग्रंथिल उत्तक तथा विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन की ग्रंथिल उत्तक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त रहता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें कुपिका कहते हैं। इन्हीं कुपिकाओं में दूध आपका
जमा होता है, दूध स्रावित होता है और दुग्ध कुपिकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है। जो दूध बनता है ना, इन्हीं कुपिकाओं में दूध इकट्ठा होता है और जब शिशु खींचता है तो बाहर निकलता है। नलिकाओं में दूध खुलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती है और कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे दुग्ध स्तन से बाहर निकलता है और शिशु के मुंह के माध्यम से पेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये सब दुग्ध कुपिकाएं हैं और इन सभी को जोड़ने वाली एक दुग्ध वाहिनी होती है, जो इसी के माध्यम से दूध जो है बच्चे के शरीर में पहुंचता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके मादा के शरीर के बारे में और दुग्ध कैसे बनता है उसके बारे में। ठीक है, ये चैप्टर जो है पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया। अब इसका जो VVI क्वेश्चन है 2 नंबर और 5 नंबर वाला, ये सब हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद साथियों।